30 साल से भी ज्यादा के समय में इस सीरियल किलर ने 10 बड़ी भयानक हत्या करके अमेरिका की विचिता केस के नागरिकों को डर के साये में जीने के लिए मजबूर कर दिया था। इस सीरियल किलर का नाम है डेनिस रडार। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहा करता था, बड़ी ही साफ सुथरी इमेज के साथ, और वो अपने आप को बीटीके किलर बुलाता था। तो चलिए इस कहानी को पूरा जानते हैं। डेनिस रडार को अमेरिका का सबसे खूंखार सीरियल किलर में से एक माना जाता है। वो कई सालों से पकड़े जाने से बचता रहा, लेकिन एक दिन उसे पुलिस पकड़ लेती है। उसे अपने ना पकड़े जाने पर काफी घमंड था। पुलिस और मीडिया को लेटर भेज के उनकी इंसल्ट किया करता था और उसके क्राइम सीन पे खींचे गए फोटोज लेटर के जरिए पुलिस और मीडिया को भेजा कर उन्हीं लेटर का पता लगाकर पुलिस ने उसे एक दिन पकड़ लिया। रडार एक चर्च काउंसलिंग में प्रेसिडेंट और एक यूथ स्काउट लीडर भी था। He lived a double life. एक साइड से वो एक सीधा साधा फैमिली मैन बनकर रह रहा था, एंड दी अदर साइड he lived a sadistic किलर की लाइफ जी रहा था। वो रेगुलरली क्राइस्ट लुथरन चर्च में अपने फैमिली के साथ चर्च में हर सेवा में भाग लेता था। वो चर्च के किसी भी फंक्शन और चैरिटी में चर्च की मदद किया करता था। उसकी वाइफ वहाँ सिंगिंग किया करती थी और उसकी वो लीडर भी थी, और उसका बेटा क्यूब स्काउट का मेंबर था, और रडार उसी क्यूब स्काउट का जल्दी ही ट्रूप लीडर बनने वाला था। लेकिन चर्च वालों को ये नहीं पता था कि रडार इससे पहले ही 2 बच्चों को मार चुका है। वो बच्चों को ट्रेनिंग में उसी तरह गांठ बांधना सिखाता था जो रडार अपने विक्टिम्स को बांधने में यूज किया करता था। रडार ने 1974 में एक पूरी फैमिली को मार डाला। रडार का पहला शिकार ओटेरस फैमिली थी, जिसमें 38 साल का जोसेफ, 33 साल की जूली और उनके बच्चे 11 साल की जोसेफिन और 9 साल का जोसेफ जूनियर शामिल था। 15 जनवरी 1974 तब रडार 29 साल का था। ओटेरस फैमिली के घर में घुसने से पहले रडार उस घर की टेलीफोन लाइन काट देता है और घर के पीछे के दरवाजे से अंदर एंटर हो जाता है। ओटेरस फैमिली को काबू करने के लिए रडार ने उन पर बंदूक तान दी और उन सबको रस्सी से बांध दिया। बांधने के बाद रडार ने उन सब के मुंह पर प्लास्टिक की थैली रख दी और उसी प्लास्टिक की थैली से उनका गला घोटने की कोशिश की। इसी प्लास्टिक की बैग से जोसेफ सीनियर और जोसेफ जूनियर को उसने मार दिया। लेकिन जब रडार जूली को उस प्लास्टिक की बैग से नहीं मार पाया तो उसने अपने हाथों से जूली का गला घोट दिया। अभी भी 11 साल की जोसेफिन जिंदा थी। जब रडार उसको भी प्लास्टिक की थैली से दम घोट के मारने में नाकाम रहा तो वो उसे बेसमेंट में ले गया और एक नाली के पाइप से उसे लटका दिया। उस परिवार का मात्र एक मेंबर जिंदा था, चार्ली ओटेरस। उस दिन जब चार्ली दोपहर को स्कूल से घर लौटा तो उसने ही सबसे पहले उसकी पूरी फैमिली को मरा हुआ पाया। अगर चार्ली उस दिन स्कूल नहीं गया होता या फिर जल्दी आ गया होता तो आज चार्ली भी नहीं बचता। रडार ने खुद को बीटीके किलर बुलाया। रडार ने शुरुआत में जब मीडिया को लेटर भेजना शुरू किया तब उसने मीडिया को कई नाम के सजेशन दिए। वो इसलिए कि जो वो क्राइम करता था जब वो न्यूज में छपे तो उसी नाम से छपे। उनमें से एक नाम था बीटीके स्ट्रेंगुलर, जिसमें बीटीके का अर्थ बाइंड, टॉर्चर एंड किल। शुरुआत में मीडिया ने अनआइडेंटिफाइड किलर को बीटीके स्ट्रेंगुलर नाम दिया, लेकिन बाद में वो सिर्फ बीटीके ही रह गया। 1970 के दशक में रडार ने कई लेटर मीडिया और पुलिस अथॉरिटी को भेजे। उसके बाद रडार ने 1988 तक कोई भी लेटर नहीं भेजा। 1988 में जब मीडिया ने किसी और सीरियल किलर को बीटीके किलर से भी ज्यादा खूंखार बताया तब रडार ने मीडिया को लेटर भेजा कि साला मुझसे डेंजरस कोई नहीं हो सकता। भाई को अपना ब्रांड नेम चाहिए था कि वो ही टॉप पे रहे। 2004 में रडार ने मीडिया के साथ लेटर के जरिए बात करना फिर से शुरू किया, जिनमें से एक लेटर में रिटर्न एड्रेस पे बिल थॉमस किलमैन नाम का यूज किया था और ये लेटर विचिटा के लोकल न्यूज़पेपर को भेजा था, जिसमें लिखा था 16 सितंबर 1986 को विचिटा में रहने वाली विकी वेगरले का मर्डर मैंने ही किया है। ये साबित करने के लिए कि ये हत्या मैंने ही की है उसने क्राइम सीन्स के फोटोज भी भेजे थे, क्योंकि विकी वेगरले के घर वाले उसके पति पे ही शक कर रहे थे। तो रडार को लगा उस पर तो मेरा नाम होना चाहिए। उसने उस लेटर के साथ विकी वेगरले की लाइसेंस की कॉपी भी भेजी थी जो क्राइम सीन से गायब थी। रडार के 1974 में ओटेरो फैमिली को मारने के कुछ महीने बाद 21 साल की कैथरीन वाइट और उसका 19 साल का भाई केविन वो अपने घर पहुंचते हैं। उनका घर भी विचिटा में ही था। जब वो घर के अंदर एंटर होते हैं रडार पहले से ही अंदर बैठा हुआ होता है और वो केविन को
बंदूक की नोक पर अपनी बहन के हाथ पैर बांधने को कहता है। केविन अपने बहन के हाथ पैर बांध देता है और उसके बाद तो रेडर भी उसको बाजू में पड़े हुए बिस्तर से बांध देता है, लेकिन वो एक हाथ में बंदूक पकड़े हुए अच्छी तरह से उसे नहीं बांध सकता था। तभी केविन वहां से भागने की कोशिश करता है। तब रेडर उसका गला घोटता है और उसके सिर में 2 गोली मार देता है। केविन को गोली मारने के बाद रेडर कैथरीन का गला घोटने की कोशिश करता है, बट शी इज अ ब्रेव गर्ल, शी इज फाइट बैक। तो रेडर को लगा यहाँ से भागने में ही समझदारी है, लेकिन रेडर वहां से भागने से पहले वो कैथरीन को कई बार चाकू मार चुका होता है। कैथरीन किसी तरह फोन के पास पहुंच जाती है और पुलिस को कॉल लगा देती है, लेकिन रेडर के कई बार चाकू मारने से कैथरीन का काफी खून बह गया था। इसकी वजह से वो वही दम तोड़ देती है, लेकिन उसका भाई एक चमत्कारिक रूप से 2 गोली सिर में खाने के बाद भी जिंदा बच गया था। रेडर एक होम सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन कंपनी में काम करता था। वो कई घरों में सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन के लिए जाया करता था। कई लोग इसीलिए सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन लगवा रहे थे क्योंकि सभी लोग बीटीके किलर से डरते थे। रेडर होम सिक्योरिटी कंपनी एडीटी के लिए काम करता था। रेडर को उस कंपनी में काम करते हुए 14 साल हो गए थे। उस बीच उसने कई घरों में सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन करवाया था और वो विचिता के कई घर वालों को बीटीके किलर से डरने की बात करता था कि वो बहुत खतरनाक है, वो कभी भी आ सकता है, क्योंकि उसको अपने क्राइम्स पे बहुत ही घमंड था कि मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, कि मैं कुछ भी कर लूँ मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, मैं आज़ाद घूम रहा हूँ, सब मुझसे डरो, वैसे वैसे करके। क्योंकि रेडर ने कई होम सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन करवाया था तो उसे प्रमोट कर दिया जाता है सुपरवाइज की पोस्ट पे। कैथरीन वाइट को मारने के बाद 17 मार्च 1977 को एक प्राइवेट डिटेक्टिव होने का बहाना करके वो शर्ली वियान रेडफोर्ड के घर में घुस गया। क्योंकि वो अपने हथकंडों से लैस था तो उसने शर्ली को बंदूक की नोक पर वही रुकने को कहा और उसने शर्ली के बच्चों को ब्लैंकेट और टॉयज के साथ बाथरूम में बंद कर दिया। रेडर ने शर्ली को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में बेड से बांध दिया। रेडर ने शर्ली के सर पर एक प्लास्टिक के बैग लपेट दी और उसके गले में लिक्चर बांधकर उसका गला घोट दिया, जबकि उसके छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ को बचाने के लिए बाथरूम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक बच्चा दरवाजा खोलकर बाथरूम के बाहर आने में कामयाब भी हो चुका था, लेकिन तब तक उसकी माँ मर चुकी थी और रेडर वहां से भाग चुका था। रेडर मीडिया को लेटर में पोएम्स लिखकर भेजा करता था। अक्टूबर 1974 में रेडर के ओटेरो परिवार के मारने के बाद उनकी हत्या का एक्सप्लेनेशन एक लेटर में लिखा और उस लेटर को विचिटा के एक लाइब्रेरी में एक किताब में रख दिया। क्योंकि वो लेटर मीडिया के लिए लिखा गया था तो वो लाइब्रेरी वालों ने वो लेटर मीडिया को सौंप दिया। लेकिन उसके बाद रेडर ने मीडिया को 4 सालों तक कोई कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन उसके बाद 1978 में विचिटा के एक रेडियो स्टेशन पर रेडर ने एक लेटर भेजा जिसमें ओटेरो परिवार, कैथरीन वाइट, शर्ली और नैन्सी फॉक्स की हत्या का स्वीकार किया गया था। उसमें लिखा था ओटेरो फैमिली, कैथरीन वाइट, शर्ली और नैन्सी फॉक्स का मर्डर मैंने किया है और मैं हूं बीटीके किलर। 8 सितंबर 1977 को विचिटा में रहने वाली 25 साल की नैन्सी फॉक्स का गला घोटकर हत्या की गई थी। उसे भी रेडर ने ही मारा था, जो उसने उस लेटर के जरिए एक्सेप्ट किया था। नैन्सी फॉक्स को मारने से पहले रेडर ने उसका कई महीनों से पीछा किया था और रेडर ने खुद उसकी मौत की खबर देने के लिए 911 पर कॉल किया और उसकी रिकॉर्डिंग भी पुलिस को भेजी। रेडर को नैन्सी फॉक्स को मारने के बाद बहुत खुशी हुई और उसी खुशी में उसने मीडिया और पुलिस को 2 पोएम्स लिख के भेजी। नैन्सी फॉक्स के हत्या के 7 साल बाद 27 अप्रैल 1985 को पार्क सिटी केस में रहने वाली 53 इयर्स ओल्ड मरीन हेज की उसने हत्या कर दी। रेडर ने अपने नंगे हाथों से उसका गला घोट दिया। उसके बाद उसने उसकी बॉडी से सभी कपड़े उतार दिए और उसकी बॉडी को एक कंबल में लपेट दिया और अपनी गाड़ी में रख दिया। उसके बाद रेडर उसकी बॉडी को लुथरन चर्च ले गया और मरीन हेज की बॉडी को चर्च के अंदर ले गया, जहां उसने मरीन हेज की बॉडी को रस्सियों से बांध और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में उसकी बॉडी को खड़ा कर दिया। और मरीन हेज की गंदी गंदी फोटो खींचने के लिए उसने पोलराइड कैमरा का यूज किया। रेडर अपने विक्टिम्स को बांधकर गंदी गंदी फोटो खींचने के अलावा उन विक्टिम्स के साथ खुद भी फोटो खिंचवाता था। कभी कभी तो वो अपने विक्टिम्स के कपड़े पहनकर और उनकी बॉडी के साथ फोटो खींचता। रेडर के घर में पुलिस को जो तस्वीरें मिली
उसमें उसका चेहरा मास्क से या प्लास्टिक बैग से ढका हुआ था। कई सारी तस्वीरें विक्टिम्स के घरों में ली गई थी, जिसमें रडार पूरी तरह से प्लास्टिक में लिपटा हुआ और पूरी तरह से नंगा पड़ा हुआ है। 2004 में विचिटा के अखबारों ने ओटेरो परिवार की हत्या के 30 साल बीतने पर बीटी के हत्यारे के बारे में एक आर्टिकल छापा, जिसमें बीटी के किलर को फिर से मीडिया से बात करने के लिए लिखा गया था। मीडिया को फोटोज भेजने के अलावा रेडर ने कुछ अनसॉल्वेड केसेस के बारे में मीडिया और पुलिस को ताना मारा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ये केस अनसॉल्व है, वो भी मैंने किया है। दिसंबर 2004 को विचिटा के पार्क में टहल रहे एक आदमी को नैन्सी फॉक्स के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ एक पैकेज मिला, जिसमें एक गुड़िया थी जिसके तखने एक साथ बंधे हुए थे। रडार ने एक अनाज के डिब्बे पर, जिसे उसने स्ट्रिप मॉल में खड़े एक ट्रक के बिस्तर में रखा। मॉल के सीसीटीवी में देखने के बाद पुलिस को पता चला कि जिस आदमी ने यह बॉक्स रखा है वो एक जीप चेरोकी चलाता था। रेडर ने सड़क के किनारे एक अनाज का डिब्बा छोड़ दिया। बॉक्स के अंदर पुलिस को एक गुड़िया मिली। वो गुड़िया इस तरह थी कि जैसे जोसेफिन ओटेरो को मारा गया था। 2004 और 2005 के बीच 10 बार मीडिया आउटलेट्स और पुलिस के साथ लेटर के जरिए बात करने के बाद रेडर ने उनसे पूछा, मैं अगर फ्लॉपी डिस्क के जरिए आपको मैसेज भेजूं तो क्या मुझे पुलिस कंप्यूटर डेटा के जरिए पकड़ सकती है या फिर मेरा पता लगा सकती है? को एक कोडेड अखबार के जरिए एक आर्टिकल में ये विश्वास दिलाया फ्लॉपी डिस्क के जरिए कोई भी उस कंप्यूटर का पता नहीं लगा सकता। उसके बाद रेडर ने फरवरी 2005 को विचिटा टीवी स्टेशन पर एक फ्लॉपी डिस्क भेजी। जब इन्वेस्टिगेशन टीम ने मेटा डेटा के जरिए पता लगाने की कोशिश की कि इस डिस्क को कहाँ यूज किया गया है, तब उनके सामने डेनिस नाम के एक व्यक्ति का नाम आया। पार्क सिटी लाइब्रेरी और क्राइस्ट लुथरन चर्च में इस डिस्क का यूज किया गया था। इन्हीं जगह और नाम के जरिए पुलिस ने पूरा इंटरनेट खंगाल डाला और वो सीधे चर्च के काउंसिलिंग प्रेसिडेंट यानी रेडर तक पहुंच गए। इन्वेस्टिगेशन टीम ने उसके खिलाफ सबूत ना होने के कारण उसकी बेटी का डीएनए के लिए इस्तेमाल किया, ताकि पुलिस के पास कोई ठोस एविडेंस हो। पुलिस को भेजी गई डिस्क और मेटा डेटा के जरिए और रडार की पहचान करने के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने पाया कि रेडर भी जीप चेरोकी ही चलाता है, उसी तरह जैसे पुलिस का मानना था कि बीटी के किलर भी जीप चेरोकी ही चलाता है। रेडर को मर्डर्स के साथ जोड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम को काफी ठोस सबूत चाहिए थे। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन टीम ने उसकी बेटी का डीएनए के लिए इस्तेमाल किया। रेडर के 1974 में ओटेरो परिवार के मारने के बाद उसका डीएनए वहां छूट गया था। इन्वेस्टिगेशन टीम को पता चला कि रेडर की बेटी कैंसन स्टेट में यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है और इन्वेस्टिगेशन टीम को पता चला कि स्कूल के हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के पास रेडर की बेटी का कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल मटेरियल होगा। इन्वेस्टिगेशन टीम ने ओटेरो परिवार के पास मिला डीएनए और उसकी बेटी का डीएनए मैच करके देखा। इन्वेस्टिगेशन टीम को पता चला कि वो डीएनए 50% मैच हो गया है। डीएनए रिपोर्ट बताती है कि बीटी के किलर कैरी रेडर के संबंधित है। उसके बाद रेडर को पकड़ लिया जाता है। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसने उसका अगला शिकार चुन लिया था। उसने उसके घर में घुसकर उसका गला घोटकर हत्या करने का पूरा प्लान बना लिया था। रेडर की लास्ट विक्टिम डोलोरेस डेविस थी, जिसकी उम्र 62 साल की थी, जिसे रेडर ने 19 जनवरी 1999 को उसके ही घर में उसे गला घोटकर मार दिया। डेविस को मारने के 14 साल बाद 25 फरवरी 2005 तक रेडर को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी डेविस को मारने के 14 साल बाद रेडर गिरफ्तार किया गया, यानी उसे पकड़ने में पुलिस को पूरे 30 साल लग गए। रेडर को 10 हत्या के मामलों में दोषी ठहराया गया। रेडर को 10 बार आजीवन कारावास की सजा मिली। डेनिस रेडर के ऊपर कई फिल्म भी बनी है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी क्राइम स्टोरी कैसी लगी? क्राइम स्टोरी और इसकी डिटेल निकालने में काफी टाइम लग जाता है। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मैं जानता हूँ मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वो भी मैं करूँगा, लेकिन आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक्स।